हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, या फिर एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इतिहास को वो पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का जो इतिहास है 1700 से 1950 के बीच इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे और इसके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस का तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे दो तरीके से। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट ये भी आते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमें आते हैं। वीडियो लंबी चली जाती है तो हमें लास्ट तक देखना पड़ता है और एग्जाम में कम टाइम है। तो जो बच्चे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, ओनली जिन्हें क्वेश्चन चाहिए, तो वो क्वेश्चन पहले देख सकते हैं। और इसके साथ साथ लास्ट में हम आप सभी की जो सोल की बुक है, सबसे बेस्ट बुक है, मैं आपको बताऊं, आपको कोई राइटर और कोई नोट्स किसी के कुछ परचेज करने के या खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहीं से सारा का सारा आंसर कंप्लीट वे में हम समझाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट ही इस बुक के अंदर दिया है, कुछ फालतू की बातें ज्यादा की नहीं गई है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट यूनिट है आप सभी का 18वीं शताब्दी में जो भारतीय समाज है इसकी स्थिति की आपसे वर्णन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन भी बनाया, 18वीं शताब्दी में जो भारतीय सामाजिक स्थिति है, ध्यान रखना कौन सी, भारतीय सामाजिक स्थिति जो है इसका वर्णन करना है। किसका वर्णन करना है? सामाजिक स्थिति का वर्णन आप सभी को करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है। आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप सभी को 4th सेमेस्टर की जो हिस्ट्री है उसकी वीडियोस आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल है, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट को पूरी डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है। 2 वीडियो मिलेगी आपको फर्स्ट यूनिट की। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। आपके पेपर में जब क्वेश्चन वहां से बनेगा तो आप बिल्कुल कर लोगे। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्लियर है। अब इसमें से क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा इजी और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट से आपको देखना है। इसके अंदर कहाँ से देखना है? सबसे लास्ट से ही देखना है आपको, शुरू से नहीं देखने, लास्ट से। तो टोटल 28 क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर डिजाइन किए हैं। 28 क्वेश्चन आप सभी के लिए बताए गए हैं। इसमें से आप सभी के 8 क्वेश्चन में से मैक्सिमम मैं आपको बताऊंगा 6 क्वेश्चन तो आपके इसी से बनेंगे। 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे अगर 8 आएंगे, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 5 करने होंगे, आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है कि भाई सांप्रदायिकता क्या है और इसके विकास की व्याख्या कीजिए। तो सांप्रदायिकता आखिर होती क्या है, पहले यहाँ पर ब्रीफली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो सांप्रदायिकता हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं, कि हम ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है और उनके बीच में मतभेद पैदा किए जाते हैं और साथ ही साथ में उनके बीच में विवाद उत्पन्न करके, उनके बीच में कटुतापन उत्पन्न करके, उनके बीच में लड़ाई झगड़े करवाए जाते हैं, तो यही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। तो आपकी स्क्रीन पर सांप्रदायिकता क्या है पहले इसको देखना है। तो सांप्रदायिक आप सभी जानते हो कि हम सभी कोई ना कोई किसी एक संप्रदाय से संबंध रखते हैं, हम उसका पालन करते हैं, परंतु जब उस संप्रदाय के प्रति दुष्प्रचार किया जाता है या उसके खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो सांप्रदायिकता में तब्दील हो जाती है। वहां पर लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो जाते हैं, हिंसाएं होनी शुरू हो जाती है, एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार चलता है। तो ये सारी चीजें सांप्रदायिकता के अंदर हम देखते हैं। तो भाई याद रखना है, किसी धर्म या धार्मिक व्यवस्था का पालन करना सांप्रदायिकता नहीं होता, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय का जुड़ाव और धार्मिकता का प्रदर्शन करना भी सांप्रदायिकता नहीं होता। राजनीति, चुनावी या गुटबाजी और अन्य लाभों के लिए धर्म का शोषण, यानी धर्मों को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, धर्म की राजनीति करना, का चुनाव में प्रयोग, गुटबाजी करना, इस प्रकार की जो नीति आएंगी अगर आप इनका अनुसरण करते हो तो आप क्या कहलाते हो? एक सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाते हो। ध्यान रखना आप सभी को, एक आप सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले व्यक्ति कहलाते हो। और जो सांप्रदायिकता का यह विश्वास है कि भाई धर्म के पालन करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कुछ ना कुछ उनके विश्वास होते हैं साझे। जैसे हमें अगर हिंदू धर्म को हम फॉलो करते हैं, मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, सिखिज्म को फॉलो करते हैं, जैनिज्म को, बौद्धिज्म को, जिस भी धर्म को हम फॉलो करते हैं तो हर एक धर्म के अंदर कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं और उन नियम कायदे कानून का जो पालन करते हैं वो उस धर्म के अनुयायी होते हैं। उनमें वो चीज कॉमन देखने को मिलती है। लेकिन एक समुदाय
की संस्कृति दूसरे समुदाय से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यही हमें क्या दिखाती है, यही हमें सांप्रदायिकता का भाव कराती है, आप सभी को याद रखना है। और हमारे समुदाय में हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके से धर्म का या फिर उनके जो विश्वास है उनका पालन किया जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई साझे विश्वास होते हैं लोगों के बीच में, अलग अलग तरीके की विचारधाराएं होती हैं, और ये साझे हित ही जो होती है सांप्रदायिकता धीरे धीरे लेकर आती है। अब भारत में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई 1920 के दशक में सांप्रदायिकता का भारत में विकास हो चुका था। क्योंकि आप देखोगे 1906 में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है, 1906 में क्या हुआ कि भाई अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई, बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई पृथक निर्वाचिका कराई जाए, पृथक निर्वाचिका करवाई जाए। पृथक निर्वाचिका क्या होती है, पृथक निर्वाचिका मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाई जो हिंदू कम्युनिटी है वो केवल हिंदुओं को वोट देंगी, मुस्लिम कम्युनिटी है जो है ओनली वो मुस्लिमों को वोट देंगे। और इस तरीके से जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ताकि वो मुस्लिमों की राजनीति जो है उसको कर सके, राजनीतिक रूप से वो उसको क्या कर सके, पुनर्गठित कर सके। आप सभी को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम क्या किया गया, मुस्लिम लीग की स्थापना। और जो ये मुस्लिम लीग की जो स्थापना है इसने कहीं ना कहीं भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करने की, सांप्रदायिकता को बढ़ाने की जो है कोशिश की गई। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो है सरकारी जितने कार्य थे, शैक्षिक थे, उनमें आरक्षण की व्यवस्था भी धीरे धीरे करने लगे। यानी जो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई आरक्षण जो है वे कहीं ना कहीं समाज के अंतर्गत ऐसे लोगों को जिनकी स्थिति थोड़ी सी डाउनफॉल है, उनको कहीं ना कहीं उनकी स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण एक जो है अवसर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस आरक्षण का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये समानता का विरोधी है, समानता के सिद्धांत का ये क्या है, विरोधी है। इसीलिए मार्ले मिंटो का जो सुधार है ये भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, ध्यान रखना आप सभी को। और इस लखनऊ समझौते के तहत हम देखते हैं कि भाई जो अल्पसंख्यक है उसके लिए क्या किया, आरक्षण स्वीकार कर लिया गया। इसके चल के आगे चल के हम देखते हैं कई और जैसे विश्व हिंदू परिषद है, स्वयंसेवी संगठन है, इन सब की स्थापना भी होती है। जैसे 1925 में आप देखोगे राष्ट्रीय स्वयंसेवी का गठन किया गया और इसने हिंदू लोगों को पुनर्गठित या संगठित करने का कोशिश की। आप सभी को ध्यान रखना है। तो जो आरएसएस है इसी को बोलते हैं आरएसएस, जो जिनकी स्थापना कब हुई, तो 1925 में हुई। तो आरएसएस की स्थापना के बाद से ही इन्होंने हिंदुओं को क्या किया, संगठित करने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सांप्रदायिकता की बात थी। इसके बाद में आप आगे देखोगे 1915-16 के करीब लगभग, मुझे जहां तक याद है, तो इस टाइम पे हमने क्या देखा, इस टाइम पे एक हुए थे आपके विश्व हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना के बाद भी ये क्या था, तो आप वो कहोगे कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला एक और कदम हमें देखने को मिलता है। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना, सांप्रदायिकता क्या है, इसके विकास की व्याख्या कीजिए। 4 पॉइंट याद रखने, एक आपको आरएसएस का इमर्ज लिखना है, एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में बताना है, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बारे में बताना है, इसके बाद में मुस्लिम लीग के बारे में बताना है, पृथक निर्वाचिका के बारे में बताना है, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में बताना है। 6 पॉइंट आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, भारतीय किसानों के द्वारा किए गए कौन कौन से आंदोलन है। ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसके अंदर भारतीय किसानों के द्वारा कई सदियों से आंदोलन किए गए हैं। जैसे जो आपकी बुक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, आप इसके अंदर देखोगे तो 1857 के टाइम पे भी जो लगभग जो क्या हुए, 1857 के टाइम पे भी जो आपके कृषक आंदोलन हुए, उन लोगों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, उस टाइम के आंदोलनों को भी बताया गया है। इसके अलावा 1857 के बाद में भी कई सारे आंदोलन हुए। तो अगर क्वेश्चन में आधुनिक आंदोलन कहते हैं कि भारत के अंदर हुए किसानों के आधुनिक आंदोलन कौन कौन से हैं उसका वर्णन करें, तो ऐसे कई सारे आंदोलन हैं जिसके बारे में हमने वर्णन कर रखा है ऑलरेडी। जिसमें हमने तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, नक्सलवाड़ी आंदोलन, ऐसे आधुनिक आंदोलनों की व्याख्या कर रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ पर हम भारतीय किसानों के आंदोलन की बात करते हैं। अब पहली बात तो किसानों ने आंदोलन किए ही क्यों, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है, आप लोगों ने लगान फिल्म देखी होगी, या लगान फिल्म नहीं भी देखी तो आपने क्लास 12th में अगर हिस्ट्री होगी आपके पास में, तो आपने 2 व्यवस्थाएं पढ़ी होगी। एक तो इस्तमरारी बंदोबस्त, अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो हम पढ़ेंगे आगे, कोई बात नहीं। और आपने रेयतवाड़ी जो है
ये वाली व्यवस्था भी आपने पढ़ी होगी। दोनों के दोनों से किसानों से टैक्स लिया जाता था, लेकिन जो इस्तेमरारी बंदोबस्त है इसके अंतर्गत जमींदारों से टैक्स का निर्धारण किया गया था। जमींदारों को कुछ अपॉइंट कर दिया गया था, कहा था कि भैया इस भूमि से हमें इतना टैक्स चाहिए, कुछ भी एक अमाउंट फिक्स कर दिया, और उसके बाद में आप कितना भी टैक्स लो, हमें कोई मतलब नहीं। रेतवाड़ी व्यवस्था जो है इस्तेमरारी बंदोबस्त के बाद स्थापित की गई थी, और इस्तेमरारी बंदोबस्त जो है ये फ्लॉप हो गई थी। इसीलिए अब की बार जो है रेतवाड़ी व्यवस्था में हमने देखा कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि किसानों से डायरेक्टली टैक्स लेने की बात करी थी। दोनों में जो मांग की दर थी टैक्स की वो काफी ज्यादा थी, और किसान ऐसे कर्ज होते वो चुका नहीं पाते थे, और अंत में जो है उनकी जमीनें नीलाम करवाना, या फिर उनकी जमीनें हड़प लेना, या फिर उनसे अधिक कर वसूलना, ऐसे ऐसे कार्य हमें देखने को मिलता है। और जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। ये आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि जो उनके परंपरागत रूप से मैं आपको और भी बता दूं, देखो कुछ आंदोलन किसानों के इसीलिए भी हुए, आप इसके अंदर पढ़ोगे। जैसे पहले कुछ जंगलों के अंदर आपको पता है, जैसे ये एक हम जमीन सोचते हैं कि हम इतने बड़े, थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाते हैं, हम थोड़े से ना बड़े भूखंड को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे ये हमने देखा, आप इतने बड़े खेत पे रहते हैं, इसको दो हिस्से में मैं क्यों बांट रहा हूँ आप ये भी देखोगे। ये वो क्षेत्र है जो कि भाई यहाँ पर आवास है, यानी यहाँ पर लोग रहते हैं, आवास है, और यहाँ पर जो है खेत है लोगों के, और ये पूरा का पूरा जो है जंगल है। अब क्या है कि जो लोग आवास पे रहते थे तो ये इन खेतों पे खेती करते थे, तो यहाँ से टैक्स आता था। अंग्रेजों को लगता था कि ये जो जमीन पूरा जंगल पूरा खाली पड़ा है, इसमें कौन रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, इनसे तो टैक्स ही नहीं आता क्योंकि यहाँ पर कृषि होती नहीं। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन जंगलों को साफ करना शुरू किया। जंगलों को क्या करना किया, साफ करना शुरू किया। जब जंगलों को इन्होंने साफ कर दिया तो ये कृषि योग्य भूमि हो गई। अब इन कृषि योग्य जो भूमि है, इन जो कृषि योग्य भूमि, इन पेड़ों को क्या कर दिया, काट दिया। आपने देखा इन पेड़ों को क्या कर दिया, काट दिया गया। तो अब ये पूरा का पूरा जमीन जो है पूरा साफ हो गया, अब कृषि योग्य हो गया। लेकिन इस कृषि योग्य भूमि के लिए भी बहुत सारे आदिवासियों ने भी आंदोलन किए। क्यों? क्योंकि उनके जो परंपरागत रहने के तरीके थे उन सब में तब्दील हो रही थी। आपने क्लास 12th में संथालों का विद्रोह सुना होगा। संथालों को पहले ऐसी जमीनें दी गई अंग्रेजों के द्वारा जहां पर उनके मालिक उनको बनाए गए, उनसे बड़े बड़े भूमि साफ करवाए गए, उनसे खेती करवाए गए, और अंत में उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। तो इस वजह से वहां पर कृषक आंदोलन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ पर 20वीं शताब्दी में किए गए सुधारों की व्याख्या करनी है। अब 20वीं शताब्दी में कौन कौन से सुधार हुए तो मैं आपको बता देता हूँ। 20वीं शताब्दी में कई सारे सुधार हुए थे। जैसे 20वीं शताब्दी, क्योंकि आपको पता है सन 1900 से 2000 के बीच है, तो उस बीच में जब 1900 से 2000 के बीच में ये 20वीं शताब्दी है, और आपका 19वीं शताब्दी की बात करेंगे सन 1800 से आपका 1900, तो दोनों टाइम पे सुधार हुए। देखो दो क्वेश्चन बनेंगे आपसे पेपर में, या तो 19वीं शताब्दी का बनेगा या 19वीं, या फिर आपसे 20वीं शताब्दी का बनेगा। तो दोनों के बारे में आपको करना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन और बनने की आपकी उम्मीद है पेपर में। अब सुधार क्या होता है आपको पता है, भारतीय समाज जो था प्राचीन काल में काफी, मतलब पहले के टाइम पे काफी कॉम्प्लिकेटेड था। अब क्या कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे भारत के अंदर सती प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह जो है प्रथा, कुछ इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। तो इन सब इससे सामाजिक दोष था, महिलाओं की जो कम उम्र में ही शादी करवा दी जाती थी, ऐसे ऐसे कई सारे दोष हमें देखने को मिलते हैं। तो इन दोषों को मुक्त करने के लिए, इन दोषों को ही मुक्त करने के लिए कई सारे सामाजिक सुधार किए गए थे, कई कानून लाए गए थे। ठीक है, तो ये कानून बेसिकली कौन लेकर आए थे, लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे, इन्होंने शुरू किया था, ध्यान रखना है। और वेलेस्ली ने क्या किया, अगस्त 1802 में कुछ कानून बनाए। जैसे इन कानूनों में अगर आप देखोगे तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कि लोग वेलेस्ली ने क्या किया, कानून बनाकर इस प्रथा पर रोक लगा दी। क्या प्रथा थी आपको बता दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय कुछ लोग ऐसे थे जो अपने बच्चों को गंगा और समुद्र तट पर पानी में बहा देते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कई लोग लड़कियां पैदा हुई तो क्या करते थे, उन लड़कियों को उन्होंने क्या किया भाई, समुद्र तट पर उन्होंने बहा दिया। कुछ लोग ऐसा भी करते थे गंगा में, समुद्र तट पे, तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे कानून बनाए ताकि कोई ऐसा ना कर सके। देखो एक बुरी प्रथा थी, आप ऐसी कई प्रथाओं के बारे में पढ़ोगे जिसके अंदर ये पता चलेगा। इसके अलावा सती प्रथा, आपको पता है सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी, यदि कम आयु में ही, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा ओल्ड नहीं हुए, अगर यंग आयु में ही अगर आप मेल एंड फीमेल है, कोई एक मेल है और एक फीमेल है, उन दोनों का विवाह हुआ, मेल एक फीमेल है, दोनों का विवाह हुआ, लेकिन लगभग हमने देखा कि 30 साल के ये हुए और ये मान के चलो 25 या जो भी जितने, क्योंकि एज तो डिफरेंस होता ही थोड़ा थोड़ा, 40 तक या 35 तक इनकी मृत्यु होगी मेल की। तो महिला को अपने पति के साथ ही सती होना पड़ता था।
अगर कम एज में ही क्या होते थे, इनके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो पति की चिता के साथ ही महिलाओं को भी जलना पड़ता था। अगर ज़्यादा एज होती थी जैसे 50 साल 60 साल, तो इनको विधवा का पूरा जीवन बिताना पड़ता था। तो इस प्रकार से सती प्रथा जो थी ये बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा बेकार प्रथा थी। और इस वजह से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक, ध्यान रखना नाम इनका, इन्होंने क्या किया, कई कदम उठाने की कोशिश करी, परंतु ये कोशिश इनकी नाकामयाब रहे। एक राइटर का नाम सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा, राजा राम मोहन राय। इन्होंने खुद ही अपनी भाभी को सती होते हुए देखा था, और इस वजह से इन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं आगे चलकर जो सती प्रथा है उसको रोकूंगा, सती प्रथा को रोकूंगा। तो इस वजह से 4 दिसंबर 1829 में जो है इस प्रथा को भाई बहुत सारे लोगों ने गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। मतलब ये जो सरकार की तरफ से कानून बनाया गया कि भाई आपको क्या नहीं करना, आपको सती प्रथा जो है उसको प्रचलन नहीं करना, लेकिन लोग तब भी करते थे। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, यहाँ पर एक और चीज़ समझने की कोशिश करना। जैसे आज के ज़माने में भी आंध्र प्रदेश में जो एक खेल खेला जाता है जिसे बोलते हैं जल्ली कट्टू का खेल, जिसमें बैल होते हैं वो, और उसमें रेस कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती है, लोग बहुत घायल हो जाते हैं। तो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा क्या कर रखा था, उस पर बैन लगाने की कोशिश करी, परंतु आज भी बैन लगाने में सरकार असमर्थ है, क्योंकि लोगों की धार्मिक आस्था है, तो लोग उसको पालन करते ही हैं। इसके अलावा ठगी प्रथा का अंत बेंटिक ने कर दिया, और ठगी प्रथा में काफ़ी लोग जो थे ठगे जाते थे। तो इस ठगी प्रथा को भी खत्म करने के लिए जो है काम उठाए गए। जैसे ठगी प्रथा में क्या था, लोग धर्म के नाम से लोगों से क्या करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, है ना, लोगों की हत्याएं करवा दी जाते थे, है ना, ये बलि दे दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस वजह से जो है व्यापारियों से बहुत ज़्यादा पैसा ठगा जाता था या लोगों से। तो ऐसे ठगी प्रथा को खत्म किया जाए, इसके लिए कई कानून बनाए गए, और 1833 में ठगों को पूर्ण रूप से इनका दमन कर दिया गया। अब पहले क्या होता था, छोटी कन्याओं का वध करके बंगाल के अंदर बताया गया कि छोटी छोटी जो कन्याएं होती थी, जैसे बहाने वाला है, उनकी हत्याएं करने वाला, ऐसा कई प्रचलन हमें देखने को मिलता है। जैसे हरियाणा साइड भी पहले देखने को मिलता था। तो लेकिन आज के ज़माने में जो छोटी लड़कियां हैं उन्हें गंगा महानी में पहले फेंक देते थे, परंतु छोटी कन्याओं को ना फेंका जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। इसके बाद में 1883 में दास प्रथा जो है इसको भी समाप्त कर दिया। दास प्रथा आप सबको पता है स्लेवरी सिस्टम था। और नर बलि प्रथा, पहले एक फॉर एग्जांपल अगर आपको सुख शांति चाहिए तो किसी नर की बलि देनी पड़ेगी। उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रदेश, इन पहाड़ी इलाकों में प्रचलित थी, और जहाँ पर ये प्रथा थी कि भाई आपको अपने लड़कों की जो है बलि देनी पड़ेगी, ये है वो है। तो नर बलि प्रथा जो थी ये पहले मौजूद थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है ये खत्म करवा दी गई। तो उस समय बहुत सारे समाज के अंदर सुधार किए गए जो भारतीय समाज में पहले से प्रचलित थे। इसमें कुछ आपने समझ लिए इसमें से। अब 20वीं शताब्दी में भी लेकिन कुछ सुधार किए गए जो पहले नहीं थे। जैसे 20वीं शताब्दी में कई सारे सुधार हुए, और ये 1857 के विद्रोह के बाद थोड़ा सा प्रचलन में आया। जैसे आप देखोगे कि भाई राष्ट्रीय चेतनाओं में, जैसे आप देखोगे 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 1900 से 2000, इसके बीच की बात है। 20वीं शताब्दी का मतलब ये है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सुधार ये हुआ, महिलाओं की स्थिति में ज़्यादातर सुधार हुआ, सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्रेस जो है उसकी स्वतंत्रता में सुधार हुआ। एक बात ये ध्यान रखना है, कानून जो बनाने थे उनकी व्यवस्था में, कानून बनाने की प्रथाओं में सुधार हुआ। ऐसे कई सारे सुधार हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम आया, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार के नियम आए। इसके अलावा बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम एक्ट आया, यानी बच्चों में ही कम एज में ही शादी जो कर दी जाती थी वो कम एज में शादी ना की जाए, क्योंकि उससे बहुत सारे सामाजिक बुराइयां उत्पन्न होती है। बहुत सारे लोग जो फीमेल्स होती है जब अपने बॉर्न करती है बेबी को, तो उस समय जन्म देते टाइम भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे हमें सुधार देखने को मिलते हैं जो सुधार किए गए। इसके अलावा कई सारे सामाजिक सुधार भी किए गए, जैसे पर्दा प्रथा, या फिर और सारी कुछ थी कि भाई दलितों को या फिर ब्राह्मणों को एक साथ ही एक जगह पर नहीं था, तो ऐसी समानता का भाव नहीं था, ऐसी समानता के भाव को भी लाया गया। तो ये भी सुधार किए गए, ध्यान रखना आप सभी को। ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अगला है 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन बनाए हमने। सबसे पहली बात तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 1857 का विद्रोह था क्या, आपको सबसे पहले ये समझना है अच्छी तरीके से। और 1857 का जो विद्रोह है इसको दमन करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसको रोकने के लिए क्या किए गए, क्या कदम उठाए गए, क्या कारण थे और क्या परिणाम थे। 3 क्वेश्चन आप सभी को ध्यान रखना है इसके अंदर। तो तीनों क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1857 का महाविद्रोह है ये शुरू कहाँ से हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरठ की छावनी 10 मई से स्टार्ट हुआ ये, और धीरे धीरे ये भारत के जो है कई इलाकों में धीरे धीरे फैल गया। अब इसके पीछे जो है कई सारे कारण बताए जा रहे हैं 1857 के विद्रोह के। तो इसमें
राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सैनिक और कुछ तत्कालीन कारण भी कहे जाते हैं। अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो उनको तो पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, राजनीतिक कारण में से क्या था कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिनके ऊपर जो है सहायक संधि, मैं आपको बिल्कुल नॉर्मली बताऊंगा, सहायक संधि लागू कर दी गई थी। सहायक संधि पे भी क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सहायक संधि के तहत ये था कि भैया आप जो है अपनी कोई भी जो है संधि वो किसी दूसरे देश के साथ नहीं कर सकते। आप बिना अंग्रेजों की परमिशन के दूसरे देश के साथ संधि नहीं कर सकते। अगर कोई दो देश लड़ रहे हैं आपस में तो आप बिना अंग्रेजों के परमिशन के आप उस युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। आप अपने दरबार के अंदर जो है अपने खुद के सैनिक नहीं रखेंगे, आप अपने दरबार में अपने खुद के मजिस्ट्रेट या मंत्री नहीं रखेंगे, अंग्रेजों के रखने होंगे और उनका सारा खर्च भी आपको अंग्रेजों को ही देना पड़ेगा, उनको रखने के लिए भी। और इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट ये भी था, आप सबको याद रखना है कि अंग्रेज जो है वो इनसे इनसे जो भी इनकी नीतियां होंगी उनमें सलाह देंगे, वो उनको सलाह देंगे और उनको उनकी नीतियों का अनुसरण ही करना है। तो अंग्रेजों ने ऐसे कई सारे नियम बनाए जिससे राजा जो थे एकदम कमज़ोर हो गए, बंध के रह गए। और कमज़ोर और बंध के रहने की वजह से ही, कमज़ोर और बंद कर रहने की वजह से ही हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई जो है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण ये रहा। सेकंड नंबर पे आपका बनता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में यह है कि अंग्रेजों ने कई प्रकार के नए नए कर लगाए थे। किसान वर्ग जो था, जमींदार वर्ग था, जमींदारों की जमीनें थी वो नीलाम कर दी जाती थी। और जो किसान वर्ग जो था, किसान वर्ग काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करता था और काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करने की वजह से उसकी स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। व्यापारियों की भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इस वजह से आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पर टैक्स कर बढ़ने लगा। सामाजिक कारण ये था कि भाई महिलाओं के साथ प्रताड़ित किया जाता, महिलाओं के साथ शोषण किया जाता था। अंग्रेजों ने आने के बाद में भी आपको स्टार्टिंग में ही सांप्रदायिकता बताई मैंने, अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो। भारतीय समाज में हिंदू मुस्लिम काफ़ी लंबे अरसे से साथ रहते आए। अंग्रेज मुस्लिमों ने शासन भी किया, तब भी हिंदू मुस्लिम रहते थे, लेकिन उनकी कई पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से वो समझते थे कि अगर इन्हें हमने कभी संगठित होने नहीं दिया तो हम लंबे समय तक इन्हें क्या कर पाएंगे, इन पे शासन कर पाएंगे। और इस वजह से इन्होंने पृथक निर्वाचिका या फिर अलग जो है इन्होंने एजुकेशन सिस्टम जो है अपना एजुकेशन सिस्टम ही लाया ताकि इन पे राज किया जा सके। इनकी जो कुप्रथाएं थी उन कुप्रथाओं को खत्म करके उन्हें अंग्रेजों जैसा ही बनाया जाए। तो इस चीज़ का विरोध किया जा रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के स्कूलों में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि हमारी जो संस्कृति है वो खराब हो रही है, हम अपनी लैंग्वेज को भूलते जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमको रहना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ थी। धार्मिक कारण में आपको एक इनफील्ड का नाम याद रखना है, तत्कालीन कारण में भी आएगा कि भाई अंग्रेज, ऐसा माना जाता है कि भाई जो हिंदू और मुस्लिम थे उनका ईसाईकरण करना चाहते थे और वो कहीं ना कहीं जो है जो आपका इनफील्ड राइफल है जिसे दांत से खींचा जाता था और कहा गया कि भाई उन राइफल्स के अंदर क्या है कि भाई सुअर और गाय की चर्बी का लेप लगा, ये है वो है। तो इस प्रकार से उन्हें दांत से खींचना पड़ता था। तो ईसाइयों ने उनका ईसाईकरण करवाना चाहते हैं, परंतु जो भारतीय हिंदू मुस्लिम थे उन्होंने उसको बिल्कुल भी छूने से भी इनकार कर दिया था। एक ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना। और इसके बाद में मार्केट में मिलने वाला जो आटा था उसमें गाय और सुअर की हड्डी का जो है चारा। इसके अलावा बहुत सारे सैनिक ऐसे थे। 1857 का जो विद्रोह है, मंगल पांडे वाली फिल्म देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा, सैनिकों के साथ बहुत ज़्यादा, पहले तो सैनिकों के साथ बैठते थे, खाते थे, सारी चीज़ थी, लेकिन जो भारतीय थे उन्हें काला कुत्ता या ऐसे 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 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था और हमेशा वो भारतीयों को हीन समझते थे, भारतीय सैनिकों को बहुत हीन समझते थे। इसीलिए जो है सैनिक भी धीरे धीरे इनके क्या हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। अब इसके बाद में इस विद्रोह की प्रकृति और स्वरूप क्या रही इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन जो डायरेक्टली बनेगा आपको डायरेक्टली उन क्वेश्चन को भी टारगेट करना है। अब इसके असफलता के क्या कारण रहे 1857 के, तो आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि कौन से क्षेत्र से कौन कौन अगुवाई कर रहा था। अब जैसे वीर कुंवर सिंह है, आप सभी को ध्यान रखना है, बंगाल के स्थानीय जमींदार थे। महारानी लक्ष्मीबाई थी, वो झांसी से कर रही थी। तो ऐसे आपको नाम सारे के सारे याद करने हैं। जो आप सभी का ये भी नाम याद रखना है, सिराजुद्दीन दौला बंगाल की तरफ से, वो अवध से थे। और ऐसे नाम आपको याद रखने, कुछ ना कुछ बंगाल से थे, सॉरी सिराजुद्दीन दौला। तो आपको नाम याद रखने हैं इसके अंदर, जो आपके पेपर में आप लिखोगे तो वो थोड़ा सा, आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करोगे तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा 1857 का विद्रोह और उस पर किस किस ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आपको ये नाम लिखोगे आपके सामने पूरा का पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये असफल क्यों रहा, तो असफलता का सबसे बड़ा रीजन है कि अंग्रेजों ने क्या किया, या फिर हम इनसे ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने 1857 के आंदोलन को दबाने में क्या कदम उठाए। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, इंडिया का जब आप मैप देखोगे तो इंडिया के मैप में आपको दो चीज़ें दिखेंगी। आपको इंडिया के मैप में दो चीज़ें दिखेंगी, एक तो इन्होंने इस दिशा से हमले किए थे भारत के ऊपर,
और दूसरा बंगाल की तरफ से हमला किया। तो दो तरफा हमला किया। 50,000 रुपये से अधिक उस समय इन्होंने क्या किया, खर्च किए थे इस आंदोलन को दबाने में। जमींदारों को लालच दिया गया कि अगर आपने हमारे इस विद्रोह के अंदर हेल्प करी तो आपकी क्या कर दी जाएगी, जमीनें वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा कुछ कानून पारित किए गए, जैसे कानून ये एक साधारण से अंग्रेजों को भी जो है उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार मिल गया। और सीधी बात है, जो भी आंदोलन करता होगा उसके लिए एक ही सजा है, वह है सजाए मौत। इसके अलावा भारतीय बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी खुद की कमियां थी, जिसकी वजह से ये जो आंदोलन था ये सफल ना हो सका। ये ध्यान रखना है आप सभी को। और इसके प्रभाव की बात करेंगे तो 1857 की राजनीति के इसका एक बहुत ही ध्रुवीकरण माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1857 का विद्रोह है, इससे पहले हम पे जो थी कंपनी शासन करती थी। कौन करती थी? कंपनी शासन। अब जो है वो क्राउन का शासन आ गया था। किसका शासन? क्राउन का शासन आ गया था। 1857 के विद्रोह से पहले अंग्रेजों ने अपनी जो बस्तियां थी अलग नहीं बसाई थी, लेकिन 1857 के बाद में अंग्रेजों ने अपनी बस्तियां स्थानीय लोगों से बहुत दूर बसाई थी, ताकि आने वाले टाइम पे उन पे हमला ना आए। 3 प्रेसिडेंसी है, आप सभी को ध्यान रखना है, कलकत्ता, बंगाल और मद्रास यहाँ पर, जिसमें आप सभी पढ़ोगे फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और इस तरीके से 3 आप सभी देखेंगे अलग इन्होंने प्रेसिडेंसी अपनी बना ली थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, तीनों क्वेश्चन आपको करना है। अगला है विलियम हेस्टिंग, जो इनके द्वारा क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए गए, प्रशासन में क्या क्या इनके द्वारा सुधार किए गए। आपको इसके अंदर उन सभी प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करना है जो हेस्टिंग के द्वारा किए गए थे। क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पक्का बनेंगे ही बनेंगे, उनमें से हम उन्हीं क्वेश्चनों को डायरेक्टली लीड कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी भी पड़ेगा और पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को भी मिलने वाले हैं। आप सभी का पूरा बनेगा। जैसे द्वितीय काल है ये प्रशासन के पुनर्गठन का, और ये प्रथम काल है। तो आपको दोनों कालों के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है। जैसे ये पहला काल आपकी स्क्रीन पर आ गया, इन्होंने कई सारे सुधार किए थे प्रशासन में। अगर इनके प्रशासनिक सुधारों की बात करोगे तो इसमें उन्होंने कई सारे सुधार किए थे। इन सुधारों के अंदर आप आओगे तो इसमें कुछ न्यायिक सुधार है, राजस्व से संबंधित सुधार है ना, और कुछ प्रशासनिक सुधार है। तो प्रशासनिक सुधार के अंदर आप देखोगे जो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने सुधार किया। सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या कहते हैं, दीवान का काम करने के लिए बंगाल, दीवान का काम समझते हो, काउंसिल जो परिषद होती है उसका काम करने के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें क्या किया कि भाई टैक्स इन क्षेत्रों से ज़्यादा आता था, तो टैक्स आने की वजह से यहाँ पर कुछ नए अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। ध्यान रखना है आप सभी को, ताकि इस जगह से टैक्स अधिक आए। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार के अंदर अंग्रेजों ने और क्या किया, आप सभी को ध्यान रखना है कि उस समय जो सम्राट थे शाह आलम, 1765 प्रतिवर्ष में इनको जो इनकम थी वो आप देखोगे प्रतिवर्ष मिलता था, वो कितने रहे, 26 लाख रुपए वो जो थे वो देना उन्होंने बंद कर दिया था। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पर भी हमें अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत बनानी होगी, क्योंकि यहाँ से पैसा जो पहले आता था वो पैसा आना बंद हो गया। राजस्व के संबंधित सुधार की बात करेंगे तो इन्होंने नए नए टैक्स लगाए थे। जैसे पंचवर्षीय बंदोबस्त आरंभ किया इन्होंने, 5 वर्ष के लिए टैक्स, 5 वर्ष का जो टैक्स था पहले ही निर्धारण कर दिया जाता था। और जो 1853 में वर्धमान जो है राजा स्थान है वहाँ पर हमें अवशेष मिलते हैं, इन्होंने नई व्यवस्था लागू की थी, इसे इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। 1773 के आसपास में इन्होंने की थी। और ये बेसिकली क्या था कि एक गवर्नर अपॉइंट किया गया था यहाँ पर, और जमींदारों को कहा गया था कि भैया आपको अपने क्षेत्रों से क्या करना है, टैक्स लाकर इनको क्या करना है, जमा करना है। अगर आप लोग अपने टैक्स जमा नहीं करोगे तो आपकी ज़मीनें नीलाम की जाएगी। लेकिन जो ये ज़मीनों को नीलाम करने से बचाने के लिए भी जो थे, इस्तमरारी बंदोबस्त से बचने के लिए इन्होंने अलग अलग तरीके की नीति अपनाती थी। जैसे ये फर्जी बिक्री करवा देते थे, महिलाओं के नाम अपनी संपत्ति कर देते थे, क्योंकि महिलाओं से जो है टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये बात कह दी जाती थी। तो इस तरीके से कई सारे, और आपको पता है अंग्रेजों ने कुछ खुद ही कानून बना दिए थे कि भैया अब महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिल सकता है। तो इस तरीके से वो संपत्ति जो थी वो महिलाओं के नाम भी कई बार करवा दिए करते थे। तो यहाँ पर कई सारे नए नए प्रशासनिक सुधार हैं, आप इन सुधारों को भी इसके अंदर देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। इसके अलावा लैप्स की नीति, जो हड़प की नीति कही जाती है, एक ये नीति आपको करना है। लैप्स की नीति का वर्णन करना है। कुप्रबंधन के आधार पर जो है क्या क्या उपाय किए गए हैं ये करना है क्वेश्चन। और भारतीय समाज पर जो है जो ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा है। भारतीय समाज पर ब्रिटिश शासन के कई सारे प्रभाव पड़े। जैसे आर्थिक व्यवस्था में बात करोगे तो कर की दर बढ़ गई, कर बढ़ा दिया उन्होंने। और साथ ही साथ में जो हमारे देशी उद्योग थे जो सदियों से चले आ रहे थे, उन उद्योगों को धीरे धीरे खत्म कर दिया उन्होंने। अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपना रहन सहन अपने अनुसार
जो चीज़ बनाई जाती है उनको धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिया। तो भारतीय संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था में देखोगे कि जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो धीरे धीरे उनके हाथ में जाता गया। तो ये याद रखना है आप सभी को। लॉर्ड डलहौजी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, लॉर्ड डलहौजी जो है उनके द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में विस्तार करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या उपाय किए, आपको इसके उपाय बताने हैं। और मैं कहूँगा कि आप यहाँ से भी क्या गूगल से भी इसका आंसर डायरेक्टली लिखोगे तो डायरेक्टली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का ये है कि भाई भारतीय राज्य पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वेलेजी ने अपने, लॉर्ड वेलेजी और वेलेजी डलहौजी, इन दोनों के बारे में से एक के बारे में आएगा, या तो लॉर्ड वेलेजी के बारे में आएगा या लॉर्ड डलहौजी के बारे में आएगा, दोनों के बारे में ये ध्यान रखना है। कुछ नीतियां हैं जैसे इस्तेमारी बंदोबस्त की नीति हो गई है ना, रिंग फेंस की नीति हो गई, अच्छा इसके बाद में एक लैप्स की नीति होगी जिसे हड़प की नीति कहते हैं। तो ये नीतियां ऐसी हैं जो वो अलग से भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में अवध को विलय किस प्रकार किया गया। आप सभी को पता है पूरे ब्रिटिश शासनकाल में अवध जो है इसको सबसे मुश्किल तरीके से इन्होंने क्या किया था, सबसे बाद में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था ये प्रेसिडेंसी। सब पर सहायक संधि आसानी से लागू हो गई थी परंतु अवध पर लागू नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अवध पे जो राज करते थे है ना, उनको पहले तो अयोग्य घोषित किया गया और अयोग्य घोषित करने के बाद में उन्हें बंगाल भेजा गया। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, अवध पे जो राज करते थे उनको पहले क्या किया गया, अयोग्य घोषित किया गया, उसे फिर बंगाल भेजा गया और उसके बाद में ये भी बात कह दी कि यहाँ पर कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, उस पर केवल अंग्रेजों का ही शासन होगा। तो वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, इस वजह से हमें ये पॉइंट्स आप सभी को कुछ नोट करने का ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, बंगाल पर शासन किस प्रकार स्थापित हुआ। तो आपको पता है बंगाल पर शासन के लिए दो युद्ध याद रखना है आप सभी को, एक तो है बक्सर का युद्ध और दूसरा प्लासी का युद्ध। ये दोनों के दोनों युद्ध की वीडियो हमने बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध ये दोनों शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं और बंगाल पर शासन स्थापित करने में ये मुख्य भूमिका रहती है। सिराजुद्दीन दौला के शासन काल की कुछ बातें हैं तो ये आपको बुक के अंदर मिल जाएगी, आप इसको पढ़ लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो तीन क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैसूर राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, शॉर्ट नोट में आपको टीपू सुल्तान के बारे में पूछा जा सकता है, टीपू सुल्तान के बारे में देख लेंगे आप। और इसके बाद में एक मराठा शक्ति के पतन के क्या कारण थे, मराठा किस प्रकार से पतन हुए। आंगला युद्ध जो है मराठाओं का ये पूछा जाता है, पानीपत के युद्ध के परिणाम पूछे जाएंगे आपसे, और पानीपत का युद्ध जो है उसमें मराठाओं की पराजय का क्या कारण था, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और बाजीराव जो प्रथम थे वो कौन थे, आप सभी को पता है ये सबसे महानतम शासकों में से एक थे मराठा के, तो इसमें आपको इनका वर्णन करना है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो हमारी ओर से आपको बता दिए गए। आप अपने एग्जाम में इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं और लास्ट से जो क्वेश्चन बताएं पहले एक बार उन क्वेश्चनों को देखें और लास्ट में जैसे मैं आपके सामने फिर एक बार इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे पानीपत का युद्ध है, इनसे एक क्वेश्चन आप सभी के पेपर में देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पानीपत का युद्ध, आंगला का युद्ध, यानी मराठा से दो क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। इसके बाद में आपका सिराजुद्दीन दौला और बंगाल का अधिग्रहण जो है, इससे क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके बाद में अंग्रेजों द्वारा जो प्रशासनिक सुधार या फिर जो अच्छी व्यवस्था की गई है उसके लिए क्वेश्चन बनेगा। शॉर्ट नोट में तो पक्का है कि एक ना एक नीति तो आपसे पूछी जाएगी और लास्ट में आपसे 1857 का विद्रोह, महाविद्रोह, ये पक्का करके जाना है। आप सभी को ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। बाकी हम आप लोगों से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे लगभग अभी 1000 से 1300 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप सभी का भी स्वागत है, अगर आप वहाँ पर जुड़ेंगे तो हमसे और ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि दो ग्रुप है। पहला है आप लोगों का चैनल जिसमें ओनली मैं मैसेज कर सकता हूँ, इसमें आपका डिस्कशन ग्रुप है, दो ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप में लगभग इतने लोग जुड़ चुके हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।